हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे, है ना। बिल्कुल फर्स्ट क्लास बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। टेंशन फ्री होके, बिल्कुल रिलैक्स होके बढ़िया परफॉर्म करना है ना एग्जाम में। अपने आप से बार बार मैनिफेस्ट करो कि पेपर बढ़िया होगा, है ना। जैसी सोच रखेंगे वैसे ही रिजल्ट भी आएगा। तो सोच अगर पॉजिटिव होगी तो क्या रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर ये सोच के पढ़ोगे कि जो पढ़ रहे हैं वही एग्जाम में आएगा तो क्या वही मिलेगा? जी हाँ, है ना। ये चमत्कार होता ही होता है। तो चलिए, चक दे फट्टे नब्दी गिल्ली देखते हैं आज के सेशन में। बेस्ट 60 क्वेश्चन एक बार फिर। डे 6 कंप्यूटर मैराथन, नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित, यानी जैसे पेपर हुए हैं हाल ही में उन्हीं पर बेस्ड ये सेशन। देखते हैं कितना स्कोर कर पाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, है ना। विश्वास रखिए अपने आप पर कि आप कर लेंगे और बहुत आसानी से कर पाएंगे सेक्शन को, है ना। और एग्जाम भी क्लियर करेंगे। मिठाई तैयार रखिएगा, है ना। बताइएगा जरूर कि सर सिलेक्शन हो गया। अपने अपने में ही मिठाई मत खा लीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि यूपी ट्रिपल एससी के अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि टॉपिक वाइज पढ़ लें, टॉपिक वाइज वीडियोस, टॉपिक वाइज पीडीएफ, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट के साथ बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक यूपी ट्रिपल एससी का कंप्लीट सिलेबस, तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। ये था वो सेशन, प्रीवियस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, है ना, जहां हमने आपसे पूछा था बताइएगा इंटरनेट की स्पीड को किसमें नापा जाता है। और आप सब जानते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा, एमबीपीएस, मेगा बिट पर सेकेंड। यही था आंसर, मेगा बिट्स पर सेकेंड इंटरनेट की स्पीड को नापने का तरीका, यूनिट। वेरी गुड। अब दोस्तों अगर बात करें कि सीपीयू और प्रोसेसर की स्पीड को किसमें नापते हैं तो आंसर होगा गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज। प्रिंटर के रेजोल्यूशन को किसमें नापते हैं या प्रिंटर की गुणवत्ता को किसमें नापा जाता है तो आंसर होगा डीपीआई, डॉट पर इंचेस। लेटेस्ट प्रिंटर की बात करें जैसे लेजर प्रिंटर, इनकी स्पीड को किसमें नापा जाता है तो आंसर है पीपीएम, पेजेस पर मिनट। इंटरनेट की स्पीड को एमबीपीएस, मेगाबिट्स पर सेकेंड, और हार्ड डिस्क की स्पीड को आरपीएम यानी रेवोल्यूशंस पर मिनट। वेरी गुड। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंटेनियस पेमेंट सिस्टम दैट ऑपरेट्स अराउंड द क्लॉक इवन ऑन हॉलीडे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्कालिक भुगतान प्रणाली है जो छुट्टी के दिन भी 24 घंटे काम करता है, संचालित होती है। ऐसा कौन सा पेमेंट सिस्टम है जो बैंक की छुट्टी हो या कोई भी छुट्टी, है ना, वो छुट्टी नहीं लेता और लगातार बड़ी मेहनत से काम करता है ना। उस पेमेंट सिस्टम का नाम बताइए। वैसे तो हर किसी को छुट्टी चाहिए होती है जिंदगी में, है ना, लेकिन ये एक सिस्टम है जो छुट्टी नहीं लेता, बड़ा मेहनती है। क्या है आंसर? आईएमपीएस, आरटीजीएस, यूपीआई, एनईएफटी या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है आईएमपीएस। आईएमपीएस की विशेषता ही यही है कि ये बैंक हॉलिडे होने पर भी, इवन कोई भी हॉलिडे होने पर ये लगातार काम करता है। दैट इज कॉल्ड इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, दैट इज कॉल्ड आईएमपीएस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो दूसरा बताइए, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड एंड मैनेजेस द आईएमपीएस सिस्टम इन इंडिया। भारत में आईएमपीएस प्रणाली का विकास एवं प्रबंधन किस संगठन के द्वारा किया जाता है? बताइए। आईएमपीएस, और यहां से क्वेश्चन बनता जरूर है, आईएमपीएस को डेवलप किसने किया भारत में? बिल्कुल सही, टैलेंटेड हैं आप लोग। एनपीसीआई,
एनपीसीआई का मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी किसके द्वारा भारत में आईएमपीएस लागू किया गया या यूपीआई लागू किया गया, तो वो संस्था है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया। व्हाट डज यूपीआई स्टैंड्स फॉर? गूगल पे, फोन पे, है ना, ये सब हमारी क्या है, यूपीआई एप्लीकेशंस हैं जिनके द्वारा हम लोग पेमेंट करते हैं। तो कह रहे हैं व्हाट डज यूपीआई स्टैंड फॉर, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यानी यू का मतलब यूनिफाइड, पी का मतलब पेमेंट्स और आई का मतलब इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और यूपीआई को भी लागू करने वाली इंडिया में, भारत में जो संस्था है वो कौन सी है दोस्तों? एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। 3 समझ में आ गए क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। अब यहां पर एग्जाम्पल ऑफ यूपीआई एप्स कौन कौन से हो सकते हैं? फोन पे यूपीआई है, गूगल पे है, पेटीएम, भीम एप्लीकेशन, अमेजॉन पे या मोबीविक जैसी एप्लीकेशंस को यूपीआई के अंतर्गत रखते हैं। जहां पर भीम की फुल फॉर्म भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। बी मतलब भारत, एच मतलब BH का मतलब भारत हो गया, आई का मतलब इंटरफेस हो गया और एम का मतलब मनी हो गया। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, दैट इज कॉल्ड भीम एप्लीकेशन। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश इज द फाइल सिस्टम दैट मैनेजेस लार्ज डेटा सेट दैट कैन रन ऑन कमोडिटी हार्डवेयर। बताओ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। डैश एक फाइल सिस्टम है जो बड़े डेटा सेट को प्रबंधन करता है, जो कमोडिटी हार्डवेयर पर चल सकते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था फाइल सिस्टम पर, जैसे विंडोज किस फाइल सिस्टम का यूज करता है, FAT32 या NTFS का, है ना, बात हुई थी इस पर। वैसे ही कह रहा है जो लार्ज यानी बड़े बड़े डेटा सेट हैं वो किस फाइल सिस्टम का यूज करते हैं। जब कभी भी लार्ज डेटा सेट की बात की जाएगी तो क्या हडूप की बात की जा रही है? जी हां, आप जानते हैं बड़े बड़े डेटा सेट का मतलब हडूप होता है। और हडूप में यूज होने वाला जो फाइल सिस्टम है दोस्तों वो है HDFS, यानी हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये जो हडूप है ये ओपन सोर्स नेचर का होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और इसमें यूज होने वाला जो फाइल सिस्टम है उसे क्या बोलते हैं? हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अब इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में पूछी जाती है, क्या कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम किस पर काम करता है? तो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम डेटा नोड्स पर काम करता है, यानी एक बड़े डेटा को छोटे छोटे डेटा में बांट देता है, छोटे छोटे डेटा में क्लासिफाई कर देता है, जिसे बोलते हैं डेटा नोड। अब इन छोटे छोटे डेटा को हम लोग लोकल डिस्क में स्टोर कर लेते हैं, है ना। जैसे अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है तो आप क्या करते हैं? कुछ डेटा गूगल ड्राइव में स्टोर कर लेते हैं, कुछ जीमेल में स्टोर कर लेते हैं, कुछ पेन ड्राइव में स्टोर कर लेते हैं, कुछ अपने कंप्यूटर में कर देते हैं, कुछ अपने मोबाइल फोन, कुछ अपने घर वालों के मोबाइल फोन में भी कर देते हैं, है ना। ऐसा होता है ना कि अगर स्पेस कम पड़ रही होती है तो हम लोग उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और इसे बोलते हैं डेटा नोड। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ओपन सोर्स का मतलब फ्री में मिलने वाला, जिसका सोर्स कोड ओपन हो, कोई भी देख पाए, और जो जिसमें बदलाव भी किया जा सके, एडिटिंग भी की जा सके, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। एडोब क्या ओपन सोर्स है? एडोब फोटोशॉप नहीं। लाइनेक्स क्या ओपन सोर्स है? हां। विंडोज नहीं। MS ऑफिस बिल्कुल नहीं। नन ऑफ दीज होगा नहीं। तो आंसर मिल चुका है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ये हमारे कैसे हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। या लिब्रा ऑफिस हो गया। यस। नेक्स्ट, विच फ्रेमवर्क इज वाइडली यूज्ड फॉर डेवलपिंग मशीन लर्निंग मॉडल?
मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए किस फ्रेमवर्क का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? और ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। मशीन लर्निंग के मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो कह रहा है ऐसा कौन सा फ्रेमवर्क है ना, ये आएगा ही आएगा। थैंक यू बोल देना एग्जाम में कि सर आपने कहा था आएगा और आ गया किसी ना किसी तरीके से। देखो, मशीन लर्निंग के जो फ्रेमवर्क होते हैं उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो फ्रेमवर्क है और जो इस ऑप्शन में मौजूद है वो क्या है? ओरेकल, विजुअल बेसिक, मोंगोडीबी, टेंसरफ्लो या ऑल ऑफ दीज? आंसर है टेंसरफ्लो। टेंशन नहीं, टेंसरफ्लो, है ना। जो मशीन लर्निंग का मॉडल है उसे हम क्या बोलते हैं? टेंसरफ्लो मॉडल। अब एक क्वेश्चन आया आपके मन में, सर मशीन लर्निंग का सिर्फ एक ही मॉडल होता है क्या? मशीन लर्निंग का जो फ्रेमवर्क है वो बेसिकली टेंसरफ्लो ही है क्या, या कोई और भी है? बढ़िया क्वेश्चन है आपका, इधर आओ। ये देखो, कह रहा है मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए अगर हमें रोबोटिक्स को कुछ सिखाना है तो उसको सिखाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? लोगों की रिक्वायरमेंट होगी जो उसको सिखा पाए। अगर सपोज करो कि मैं एक रोबोट बना रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? रोबोट को सिखाऊंगा ना कि कैसे काम करो। क्या मैं ही सिखाता रहूंगा जिंदगी भर? नहीं, मैं चाहूंगा कि एक टीम डेवलप हो जाए मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा? टीम कैसे बनाऊंगा? मैं घर के बाहर निकलूंगा और कहूंगा कि रोबोट बनाना है, कोई आ जाए मेरे पास में, है ना? ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बड़ी बड़ी कंपनी से टाई अप करेंगे और वो हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगी, जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगी हमें किसके लिए? मशीन लर्निंग के लिए, जिससे कि हमारे रोबोट्स जो हैं वो बढ़िया तरीके से काम कर पाए। अब इसके लिए 3 फ्रेमवर्क बनाए गए, 3 तरीके की टीम सामने आई। पहली टीम थी टेंसरफ्लो, दूसरी टीम थी पाईटॉर्च, और तीसरी टीम थी हमारी स्किट लर्न, है ना। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया? मशीन लर्निंग का मतलब रोबोट्स को सिखाना था कि वो कैसे काम करेगा। तो हमने इस फ्रेमवर्क को 3 लोगों से, 3 लोग हमारे पास में आए। पहली टीम आई टेंसरफ्लो, दूसरी टीम आई पाईटॉर्च और तीसरी टीम आई स्किट लर्न की। मैंने कहा तीनों टीमें आ जाओ, ये रही मशीन, ये रहा रोबोट, इसको सिखाना है। इन्होंने कहा सिखा देंगे। क्यों ये इतने कॉन्फिडेंस थे? जरा ध्यान दो। पहली टीम टेंसरफ्लो, पहला फ्रेमवर्क, दूसरा फ्रेमवर्क या दूसरी टीम पाईटॉर्च और तीसरी टीम है स्किट लर्न। कैसे याद रखें? टेंसर, मशीन को सिखाना बड़ा टेंस काम होता है ना, तो टेंसर। दूसरा, मशीन को सिखाने के लिए टॉर्च की रिक्वायरमेंट थी, अंधेरा बहुत था, तो पाईटॉर्च याद रखिए, पाईटॉर्च है वैसे। और तीसरा सिखाना था ना स्किट लर्न, है ना, उसको किट दी गई कि देखो ये किट है ना, ये किट चॉकलेट की तरीके से है, इससे सीखो। तो रोबोट ने कहा वाह 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 वाह, मुझे किट मिलेगी, है ना, मुझे चॉकलेट मिलेगी। तो स्किट लर्न याद रहेगा ना, टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च और स्किट लर्न। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या सर ये टीम सही काम करेंगी? क्या ये फ्रेमवर्क सही काम करेंगे? इधर आओ, ये देखो, ये जो टेंसरफ्लो है ये गूगल ब्रेन टीम है, यानी गूगल के अंदर ही एक टीम जिसको नाम दिया गया गूगल ब्रेन, जो कि गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगा। तो ये टेंसरफ्लो जो है, इस टीम का नाम क्या है? गूगल ब्रेन। इस फ्रेमवर्क का नाम क्या है? किसने दिया? गूगल ब्रेन ने दिया। तो गूगल ब्रेन का जो फ्रेमवर्क है वो क्या है? टेंसरफ्लो। बहुत बढ़िया। पाईटॉर्च, ये टॉर्च किसने दिखाई? फेसबुक ने, है ना। और अब फेसबुक का नाम क्या हो चुका है? मेटा। तो मेटा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज कॉल्ड पाईटॉर्च, दूसरा। और तीसरी जो टीम हमारे पास में है वो स्किट लर्न है, और ये टीम किसके द्वारा गवर्न है? अगेन गूगल के द्वारा, जिसका नाम है गूगल समर। और इस टीम को लीड कर रहे हैं मिस्टर डेविड कॉर्नापियाऊ। क्या नाम है ना? डेविड कॉर्नापियाऊ, ये इस टीम को लीड कर रहे हैं। तो ये याद रखने वाली बात है। पहला फ्रेमवर्क कितने हैं? 3, टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च और स्किट लर्न। इन टीम को मैनेज कौन कर रहा है?
दो टीम को मैनेज कर रहा है गूगल बाबा, एक का नाम है गूगल ब्रेन, नीचे वाले का नाम है गूगल समर, और पाई टॉर्च वाला जो है वो क्या है, फेसबुक, यानी मेटा कंपनी, मेटा एआई। अब तो याद रहेगा ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज आईओटी प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनमें से कौन सा आईओटी प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिया गया है? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। AWS, वॉटसन, एज्योर, क्लाउड या ऑल ऑफ दीज? आंसर है, क्या बात है, कितने टैलेंटेड हैं आप लोग, है ना, नजर ना लगे, बहुत बढ़िया। माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर, है ना, माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, एज्योर है, बिल्कुल सही आंसर। तो AWS किसका है, वॉटसन किसका है, क्लाउड किसका है, ये कौन बताएगा पड़ोसी? आइए एक बार डिस्कस करते हैं। तो आईओटी प्लेटफॉर्म्स यानी वो प्लेटफॉर्म जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, आईओटी का मेन मकसद क्या है, क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करना, है ना, क्लाउड पर स्टोरेज प्रोवाइड करना, यही आईओटी का मेन मकसद होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो कह रहा है अमेजॉन की सर्विस, क्लाउड सर्विस का नाम क्या है, AWS, अमेजॉन वेब सर्विस। ये भी एग्जाम में आता है कि AWS किसकी सर्विस है, अमेजॉन की। अमेजॉन की क्लाउड सर्विस का नाम बताइए, AWS। AWS की फुल फॉर्म बताइए, अमेजॉन वेब सर्विस, है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं। IBM का आईओटी प्लेटफॉर्म क्लाउड वाला, दैट इज कॉल्ड वॉटसन, है ना, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड वॉटसन। तो IBM का हो गया वॉटसन। तीसरा देखो, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर, गूगल का गूगल क्लाउड, हो गए सारे, और ओरेकल का ओरेकल आईओटी क्लाउड। तो ये 5 नाम याद रखने हैं। अमेजॉन का AWS, ये तो याद है। IBM का वॉटसन, है ना, ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी का नाम और इसकी सर्विस का नाम वॉटसन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम और इसकी सर्विस क्लाउड वाली एज्योर। गूगल कंपनी का नाम और इसकी आईओटी क्लाउड सर्विस गूगल क्लाउड। ओरेकल कंपनी का नाम और इसकी सर्विस ओरेकल आईओटी क्लाउड। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट डज ब्लूटूथ प्राइमरली यूज टू ट्रांसमिट डेटा? ब्लूटूथ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। आप लोगों ने प्रीवियस पेपर्स में देखा होगा, जितने भी हाल ही के पेपर हुए उन सभी में ब्लूटूथ से कोई ना कोई क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा ही गया था। बताओ जरा, ब्लूटूथ मुख्य रूप से डेटा संचारित करने के लिए क्या उपयोग करता है? हम जानते हैं ब्लूटूथ रेडियो वेव्स पर काम करता है। कौन सी वेव्स पर काम करता है दोस्तों? रेडियो वेव्स पर। ब्लूटूथ की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 2.4 गीगाहर्ट्ज, है ना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि ब्लूटूथ यूजेस कितने फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, कितने रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है? तो आंसर है 2.4 गीगाहर्ट्ज पर। अब जरा ब्लूटूथ के बारे में छोटी छोटी और मोटी बातों पर बात करते हैं। इधर आइए, ध्यान से देखिए, कंसंट्रेट करो, है ना, फिर तुम लोग इधर उधर भटक जाते हो। जरा ध्यान दो, कंसंट्रेट, फोकस। ब्लूटूथ में जो वेव्स यूज हो रही हैं वो कौन सी हैं? रेडियो वेव्स। ठीक, पहली बात। दूसरी, ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2.4 गीगाहर्ट्ज। ठीक है। इन्वेंटर यानी ब्लूटूथ को इन्वेंट किसने किया? इसके पापा कौन है? जाप हार्टसन। इन्होंने खोजा 1994 में। और ये जो जाप हार्टसन है, ये काम कहां करते थे? एरिक्सन कंपनी में। सोनी एरिक्सन नाम सुना होगा ना। तो ये एरिक्सन में काम करते थे। कब? 1994 में। वहां पर इन्होंने ब्लूटूथ की खोज करी। जाप हार्टसन इनका नाम है। ठीक, इन्वेंटर हो गए। ओरिजिन, नाम ब्लूटूथ ही क्यों रखा गया, है ना? वाई द नाम इज ब्लूटूथ? नीला दांत, है ना, ऐसा क्यों? आंसर है, ये नाम रखने की वजह रही किंग हराल्ड ब्लूटूथ। 1994 के दशक में ये एक राजा हुआ करते थे, किंग हराल्ड, जो दो देशों के बीच में समझौता करने का काम करते थे, है ना, जो अभी हमारे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। यस, तो किंग, लेकिन ये ट्वीट नहीं करते थे, वो तो बता देते हैं, है ना, आके। तो ओरिजिन कैसे हुआ? किंग हराल्ड ब्लूटूथ, ये राजा का नाम था, किंग हराल्ड।
और इनका जो दांत था बीच वाला वो एक ब्लू कलर का था, है ना, खराब था। और उन राजा को देने के लिए, यानी उनका नाम हमेशा याद रहे लोगों के बीच में, तो ये जो जाप हार्टसन थे, इन्होंने इनके नाम से ये डिवाइस बनाई, ये टेक्नोलॉजी बनाई, दैट इज कॉल्ड ब्लूटूथ, है ना। कितना बढ़िया काम किया। उनका दांत खराब था और ऐसी यादगार, मतलब बदनामी कर रहे हैं यहां, तारीफ कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है ना। अब ऐसे देखो, हम आपको जो कहानी बता रहे हैं उसमें आपको क्या लगा बताओ? राजा इतना बड़ा, है ना, उसका दांत खराब, वो पेस्ट भी नहीं सही से करता था, क्या करता था, है ना, समझौता करने में बिजी रहता था, क्या अपने दांत के साथ समझौता कर लिया उसने, है ना। तो वहां से नाम पड़ा क्या? दैट इज ब्लूटूथ। याद रखिएगा, ओरिजिन नेम इज किंग हेराल्ड ब्लूटूथ, उनके नाम से ये ब्लूटूथ पड़ा। डेवलप किसने किया? जाप हार्टसन ने, 1994। ये व्यक्ति काम कहां करते थे? एरिक्सन में। ठीक, अपने नाम से ही रख देते, जाप रख देते, हार्टसन रख देते, लेकिन नहीं, ब्लूटूथ, मतलब राजा की बेइज्जती कर दी इन्होंने। नेक्स्ट, रेंज। ब्लूटूथ की रेंज कितनी है? 10 मीटर की। ब्लूटूथ की जो बाय डिफॉल्ट रेंज होती है वो 10 मीटर होती है। अब ये मत कहना कि सर मेरे मोबाइल में जो ब्लूटूथ है ना, वो 20 मीटर की रेंज भी पकड़ लेता है। अरे भाई, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट है, जो बुक्स में लिखी गई है ना, यानी इससे कम नहीं होनी चाहिए, वो 10 मीटर है। और 10 मीटर को 33 फीट यानी 33 फीट भी बोलते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ब्लूटूथ की रेंज बाय डिफॉल्ट कितनी है, तो आंसर या तो 10 मीटर होगा अगर ऑप्शन में होगा, और अगर मीटर में नहीं दिया होगा तो आंसर क्या होगा? 33 फीट। क्लियर? अब जरा दर्शन कर लो, है ना। इन्वेंटर कौन है ब्लूटूथ के? जाप हार्टसन, 1994, एरिक्सन में काम करते थे। ये रहे, नमस्कार अंकल जी। और जिन राजा के नाम पर, है ना, जिनका दांत खराब था, किंग हेराल्ड ब्लूटूथ, वो ये रहे, है ना। काफी दमदार राजा लग रहे हैं। तो किंग हेराल्ड ब्लूटूथ, खाते पीते घर के, है ना, लेकिन इतना खा लिया कि दांत ही खराब हो गए। तो दैट इज मिस्टर किंग हेराल्ड ब्लूटूथ। ठीक, नमस्कार अंकल, आपको भी नमस्कार। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स सीमलेस स्क्रीन शेयरिंग फ्रॉम अ मोबाइल डिवाइस टू कंपैटिबल टीवी और मॉनिटर? बताओ, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिवाइस से संगत टीवी या मॉनिटर पर निर्बाध स्क्रीन साझाकरण को सक्षम बनाता है? कितनी टफ हिंदी है ना, हिंदी बहुत टफ होती है। चलो, इसका मतलब समझे या नहीं समझे? आप अपने मोबाइल फोन को, टैबलेट को या अपने लैपटॉप को क्या बड़े स्क्रीन पर देख सकते हैं कनेक्ट करके? बताओ, मोबाइल फोन को क्या टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? क्या अपने लैपटॉप को या टैबलेट को टीवी या मॉनिटर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, वायरलेस कनेक्ट किया जा सकता है। और उस टेक्नोलॉजी का नाम है टेक्नोलॉजिया, दैट इज कॉल्ड मिराकास्ट। दैट इज कॉल्ड मिराकास्ट। मिराकास्ट के थ्रू आप मिररिंग कर सकते हैं और अपने मोबाइल फोन को बड़े पर्दे यानी टीवी स्क्रीन यानी मॉनिटर पर देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मिराकास्ट। याद रहेगा। आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो मिराकास्ट टेक्नोलॉजी है ना, ये वाईफाई डायरेक्ट पर काम करती है। मिराकास्ट जो टेक्नोलॉजी है ये किस पर काम करती है? तो आंसर है वाईफाई डायरेक्ट पर। आइए जरा बात करते हैं कुछ। मिराकास्ट क्या है? मिराकास्ट एक वायरलेस तकनीक है। मिराकास्ट एक वायरलेस तकनीक है जो आपको अपने फोन, अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या टैबलेट को स्क्रीन को किसी दूसरे डिवाइस जैसे टीवी या मॉनिटर बड़े पर्दे पर देखने की अनुमति देता है। दैट इज कॉल्ड मिराकास्ट। समझ में आया? बहुत बढ़िया। बिना किसी केबल की आवश्यकता के, क्योंकि ये क्या है? वायरलेस। क्या वायरलेस में किसी तरीके की केबल यूज होगा? ना 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 ना। तो यानी बिना किसी केबल की आवश्यकता के कनेक्ट करना अपने फोन, लैपटॉप या टैबलेट को टीवी या मॉनिटर के साथ, दैट इज कॉल्ड मिराकास्ट। बहुत बढ़िया। यह वाईफाई डायरेक्ट का उपयोग करके काम करता है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये किसका यूज करती है? वाईफाई डायरेक्ट सेवा का प्रयोग करती है और इसके द्वारा ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज क्रिटिकल फॉर एनेबलिंग हैप्टिक फीडबैक ऑन मोबाइल डिवाइसेस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन।
पूछा गया है क्वेश्चन यहां से, मोबाइल डिवाइस पर हैप्टिक फीडबैक सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? सोचो। आप कहेंगे सर सोचें क्या, हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है तो सोचेंगे कैसे? वेरी गुड। हैप्टिक फीडबैक का मतलब क्या होता है, पहले तो यह समझो। हैप्टिक फीडबैक का मतलब होता है कंपन करना, यानी आपका मोबाइल क्या कंपन करता है ना? उसको क्या ठंड लगती है जो वो कांपेगा? ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्या कंपन करता है, क्या वाइब्रेट करता है? तो आपने कहा हाँ सर। जब कॉल आती है और आपने उस मोड पे लगाया होता है ना, तो वाइब्रेट करता है, या अलार्म कई बार वाइब्रेट करता है, या कई बार आपका फोन नोटिफिकेशंस पर भी वाइब्रेट करता है अगर आपने उस वाइब्रेट मोड को इनेबल किया हुआ है तो, है ना? ऐसा नहीं है कि आपने उसको ऑफ किया है तब भी वो वाइब्रेट करेगा, है ना? सपना थोड़ी ना आ रहा है उसको। तो जब आपने उसको एनेबल किया होगा तो वो वाइब्रेट करता है। अब क्वेश्चन ये है कि वो वाइब्रेट कैसे करता है? तो आंसर है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है वाइब्रेशन मोटर। आपके मोबाइल फोन्स में या स्मार्टफोन्स में एक वाइब्रेशन मोटर लगी होती है जिसके द्वारा वो क्या करता है? हैप्टिक फीडबैक यानी कंपन प्रोवाइड करता है। अब समझ में आया? तो आंसर क्या होगा? वाइब्रेशन मोटर। ये देखो कुछ इस प्रकार की लगी होती है ना? अब देखने के लिए कि यही मोटर है या नहीं, तोड़ मत देना मोबाइल कि नहीं सर ने कहा था लगी होती है, इसी से कांपता है तो एक बार तोड़ देते हैं, है ना? ये मत करना। ऐसी ही मोटर लगी होती है, खराब हो जाए कभी, है ना, तो देख लेना तोड़ के कि ये ऐसी मोटर है या नहीं है। यस, वाइब्रेशन मोटर की दोस्तों बात करें तो एक बार देख लो। मोबाइल फोन में वाइब्रेशन मोटर एक छोटा सा उपकरण है जो फोन को कंपन करने में मदद करता है ना? एक छोटा सा क्या लगा होता है? डिवाइस, जो कि फोन को वाइब्रेट करने या कंपन करने में मदद करता है। जब कोई कॉल या नोटिफिकेशन आता है तब ये वाइब्रेट होता है। हैप्टिक फीडबैक उपयोगकर्ता की बातचीत पर प्रतिक्रिया देने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। बातचीत का मतलब अगर आपने किसी को नोटिफिकेशन भेजा तो वो वाइब्रेट कर गया, और वाइब्रेट करने से क्या होगा? बाई चांस सपोज करो कि आपने उसको अपने पॉकेट में रखा है ना, तो कंपन होगा ना अपनी आपकी बॉडी के साथ में, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉल आ गई है या मैसेज आ गया है ना? जनरली जब आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में होते हैं तो आप वाइब्रेट मोड में लगा लेते हैं क्योंकि आवाज शायद ना आए, लेकिन वाइब्रेट करेगा तो आपकी बॉडी के साथ में वो टच करेगी डिवाइस, है ना? तब आपको पता चल जाएगा कि कॉल आ गई है या कोई मैसेज आ गया है, रिप्लाई किया जाए। यस, तो दैट इज कॉल्ड हैप्टिक फीडबैक। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन में एक चीज आई थी, गायरोस्कोप। दिख रहा है ना? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये गायरोस्कोप क्या होता है मोबाइल फोन में? किसी को पता है? पता है? पता होगा जो गेमर होंगे, है ना, जो गेम खेलने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं या ज्यादा रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उनको पता होगा ये गायरोस्कोप क्या है। अगर आपने अपने मोबाइल फोन, स्मार्टफोन का यूज करते हुए कोई कार रेसिंग खेली है ना, जहां कार को अपने मोबाइल फोन से ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, बच के निकाला है, होता है ना, ऐसे ऐसे करते, ये है गायरोस्कोप। क्या है गायरोस्कोप? आइए देखते हैं। मोबाइल फोन में गायरोस्कोप या जायरोस्कोप सेंसर एक महत्वपूर्ण सेंसर होता है जो फोन के रोटेशन यानी घूमने को मापता है ना? यहां पर क्या लगा होता है? एक रोटेशन जो फोन को टिल्ट करता है राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे की तरफ, है ना, 360 डिग्री एंगल पर। रेसिंग गेम्स जैसे गेम्स में जायरोस्कोप या गायरोस्कोप फोन के रोटेशन के आधार पर गेम को, कार या बाइक को नियंत्रित करने में काम करता है ना? ऐसी तो नियंत्रित करते हैं आप उसको थोड़ा सा हिला के, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ गायरोस्कोप या गायरोस्कोप। क्लियर है? वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मशीन लर्निंग आर फॉल्स? कह रहे मशीन लर्निंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, मैच दी कॉलम के फॉर्मेट में, है ना? लेकिन कॉन्सेप्ट पता होगा तो कुछ भी कर लेंगे, मैच दें या बड़े स्टेटमेंट में दें, करो। सुपरवाइज लर्निंग रिक्वायर लेबल डेटा, बिल्कुल सही। सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा होता है, आप जानते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग आइडेंटिफाई पैटर्न विदाउट लेबल, अनसुपरवाइज लर्निंग में कोई लेबल नहीं होता, जी हां। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इन्वॉल्व फीडबैक थ्रू रिवार्ड और पेनल्टी, रीइंफोर्समेंट में या तो इनाम दिया जाता है ना, या पेनल्टी लगाई जाती है, दंड दिया जाता है।
सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग इज यूज्ड ओनली फॉर अ लार्ज लेबल डेटा सेट, नहीं, सेमी सुपरवाइज्ड में लेबल और अनलेबल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड के कॉम्बिनेशन से ही तो बना है सेमी सुपरवाइज्ड। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। समझ में आया? सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग इज यूज्ड ओनली फॉर अ लार्ज लेबल डेटा सेट, नहीं, लार्ज यानी सेमी सुपरवाइज्ड लेबल डेटा और अनलेबल्ड डेटा का कलेक्शन है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसएसडी आर फॉल्स? एसएसडी के बारे में कौन सा कथन गलत है? एसएसडी का मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, और ये एक फ्लैश मेमोरी का प्रकार है ना। बहुत बढ़िया। एसएसडी आर स्लोअर, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एसएसडी जो है वो स्लो है हार्ड डिस्क ड्राइव के कंपैरिजन में, यही गलत हो गया है ना। एसएसडी जो है वो फास्ट है, हार्ड डिस्क जो है वो स्लो है, यही तो होता है। पहला स्टेटमेंट तो गलत मिल गया। आगे देखते हैं। एसएसडी यूजेस नैंड बेस्ड फ्लैश मेमोरी, बिल्कुल सही। एसएसडी जो है वो फ्लैश मेमोरी है जो नैंड गेट पर बनी हुई है ना, यूनिवर्सल गेट नैंड गेट। एसएसडी हैव नो मूविंग पार्ट, बिल्कुल सही। एसएसडी में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होते। आप जानते हैं हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट होते हैं, जैसे प्लेटर हो गया, सिलेंडर हो गया, ट्रैक्स हो गए, सेक्टर्स हो गए, है ना, जो मूव करते हैं। सिलेंडर मूव करता है यहां पर, लेकिन एसएसडी में कुछ मूव नहीं करता, पेन ड्राइव में कुछ मूव नहीं करता। तो मेकिंग देम मोर ड्यूरेबल देन एसडीडी, नहीं, है ना, ये गलत हो गया। तो एसएसडी हैव नो मूविंग पार्ट, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। एसएसडी कंज्यूम लेस पावर देन हार्ड डिस्क ड्राइव, क्या एसएसडी जो है वो लेस पावर कंज्यूम करती है? जी हां, हार्ड डिस्क ड्राइव के कंपैरिजन में। तो यानी ये भी स्टेटमेंट सही है। पहला वाला गलत है, बाकी सही है कि एसएसडी फ्लैश मेमोरी है, एसएसडी का कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, ये भी सही है। एसएसडी जो है वो लेस पावर कंज्यूम करती है, हार्ड डिस्क ज्यादा पावर कंज्यूम करती है ना। जो घूमेगा वो ज्यादा पावर लेगा, जो साउंड लेस काम करेगा, जिसमें कोई रोटेटिंग चीज नहीं होगी, है ना, वो कम पावर पर चलेगा, है ना। कॉमन सेंस विच इज कॉमन इन एवरीबडी। वेरी गुड। डैश इज अ लाइट वेट आईओटी प्रोटोकॉल, बताओ। डैश एक हल्की फुल्की आईओटी प्रोटोकॉल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोटोकॉल। वेरी गुड, दैट इज एमक्यूटीटी। एमक्यूटीटी का मतलब मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये आपकी हल्की प्रोटोकॉल मानी जाती है, लाइट वेट मानी जाती है आईओटी के रिस्पेक्ट में। और इसका काम क्या होता है? मशीन टू मशीन प्रोटोकॉल, यानी दो मशीन आपस में कैसे बात करेगी, दो रोबोट्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो वाया एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल, मशीन टू मशीन प्रोटोकॉल के नाम से इसको जानते हैं। अब एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल की दोस्तों बात करें तो इसे एक नाम और भी है, पब्लिश सब्सक्राइब प्रोटोकॉल। इसे क्या बोलते हैं? पब्लिश सब्सक्राइब प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रोटोकॉल आपके यूट्यूब पर भी काम करती है, जो पब्लिश करती है कंटेंट को, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो भी यही प्रोटोकॉल काम कर रही होती है। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड एमक्यूटीटी। 4 स्टेजेस होती हैं एमक्यूटीटी की, ये स्टेजेस याद रखिएगा। पहली कनेक्शन, दूसरी ऑथेंटिकेशन, तीसरी कम्युनिकेशन और चौथी टर्मिनेशन, है ना। आइए जरा बताते हैं इसका मतलब क्या है। बहुत आसान है। मान लीजिए कि हम और आप एक रोबोट है। क्या है? रोबोट, इंसान नहीं है, ह्यूमनॉइड है ना, रोबोट है। अब हम लोग आपस में बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? हमारा और आपका ब्लूटूथ कनेक्ट होना चाहिए, है ना। अगर हम रोबोट हैं तो क्या कनेक्ट होगा? जिगबी या ब्लूटूथ जैसी कोई वायरलेस डिवाइस, यानी कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्ट करने के बाद ये चेक करेंगे, ऐसा तो नहीं कि हमारा ब्लूटूथ आपके साथ में ही कनेक्टेड है, या हमारा जो कनेक्शन है वो आप ही के साथ में बना हुआ है, ऐसा तो नहीं किसी दूसरे के साथ जाके कनेक्ट हो गया, हो सकता है ना। तो कह रहा है ऑथेंटिकेट कर लो कि सही व्यक्ति के साथ जुड़े हो या नहीं। कम्युनिकेट, अगर सही जुड़े हो अब बातें करना शुरू करो, अब कम्युनिकेशन स्टार्ट करो। कम्युनिकेशन हो गई, अब क्या करें? अब कनेक्शन तोड़ दो, यानी टर्मिनेट कर दो। तो यानी एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल क्या करती है?
दो रोबोट के बीच में कम्युनिकेशन बनाती है, मशीन टू मशीन को आपस में बातचीत करवाती है, जिसके लिए वो कनेक्शन बनाएगी, फिर उसके बाद ऑथेंटिकेट करेगी कि सही व्यक्ति के साथ में कनेक्शन बनाए या नहीं। जैसे ब्लूटूथ में होता है, पहले आप ब्लूटूथ के नाम से कनेक्ट करते हैं, फिर वो ऑथेंटिकेट करती है, जैसे ही पेयर हो जाता है तो आप गाना बजाना शुरू कर देते हैं, है ना, कम्युनिकेशन। जब गाना बजाना खत्म हो जाता है तो आप टर्मिनेट कर देते हैं उसको कि अब तुम ब्लूटूथ बंद हो जाओ, शांत हो जाओ। ये तो है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड MQTT के 4 स्टेजेस, याद रहेगा ना। नेक्स्ट, व्हेन वाज द एक्चुअल टर्म IoT कॉइन्ड। कह रहा है ये जो IoT इतना आप पढ़ रहे हैं, है ना, ये बना कब, क्वाइन कब किया गया, कब बनाया गया? केविन एस्टॉन ने बनाया कब? 1999 में। तो आंसर क्या होगा? इसके पापा हैं केविन एस्टॉन, ऐश करते थे, है ना, वहां से नाम इनका पड़ गया केविन एस्टॉन। और कब इन्होंने ये बनाया? 1999 में। नो नो नो, नो मीन्स नो, है ना, देखो 3 बार नो आया यहां पे, नो नो नो। तो 1999 1999 में इन्होंने बनाया, दैट इज IoT, केविन एस्टॉन। यस, नमस्कार अंकल जी। विच वन कैन नॉट बी सुटेबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर IoT। बताओ, टेक्नोलॉजिया कौन सी IoT के लिए उपयुक्त संचार तकनीक नहीं हो सकती? Zigbee, NFC, ब्लूटूथ, वायर्ड नेटवर्क या मोर देन वन ऑफ दी अबव? या आता है, बताएंगे नहीं। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही। कह रहा IoT में वायरलेस चीजें ही काम करती हैं, वायर्ड का कोई मतलब ही नहीं उठता। तो Zigbee भी सही है, NFC का मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ये भी सही है, ब्लूटूथ भी सही है, लेकिन वायर्ड नेटवर्क नहीं हो सकता। क्लियर? नेक्स्ट, among these which statement is invalid for Zigbee? ब्लूटूथ से बढ़िया टेक्नोलॉजी जिसे हम लोग Zigbee बोलते हैं, तो इनमें से कौन सा कथन Zigbee के लिए अमान्य है दोस्तों? गलत है। Zigbee is most suitable communication protocol for IoT। क्या Zigbee जो है वो सबसे बढ़िया कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है IoT के लिए? हाँ। Zigbee follow IEEE 802.15.4। क्या Zigbee 802.15.4 पर काम करता है? जी हाँ। 802.15 का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या Zigbee एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है? हाँ, लेकिन इसका सब स्टैंडर्ड क्या है? 0.4। Zigbee बैटरीज आर रिचार्जेबल। क्या Zigbee में जो बैटरी होती हैं उनको बार बार चार्ज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट गलत है। Zigbee की जो बैटरीज होती हैं वो रिचार्ज करने वाली नहीं होती हैं। Zigbee फ्रीक्वेंसी रेंज इज मोस्टली 2.4 गीगाहर्ट्ज। जी हां, जैसे ब्लूटूथ की रेंज, ब्लूटूथ की जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी? 2.4 गीगाहर्ट्ज। वैसे ही Zigbee की भी कितनी है? 2.4 गीगाहर्ट्ज। समझ में आ गया? तो गलत स्टेटमेंट कौन सा हो गया? Zigbee बैटरीज आर रिचार्जेबल। ये स्टेटमेंट गलत है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ IoT? निम्नलिखित में से कौन IoT का अनुप्रयोग नहीं है? कहां पर IoT का इस्तेमाल नहीं किया जाता? वेयरेबल्स यानी चश्मे में, स्मार्ट ग्रिड, आर्डिनो, स्मार्ट सिटी बनाने में, या ऑल ऑफ दीज? वेयरेबल्स आते हैं, IoT वाले चश्मे आते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले चश्मे ही क्यों, है ना। स्मार्ट वॉच वेयरेबल है जिसको आप पहनते हैं, तो वो क्या है? IoT इनेबल्ड है ना, ये तो सही है। स्मार्ट ग्रिड, ये भी सही है। स्मार्ट ग्रिड का यूज बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ऑटोमेटिक काम को कराने के लिए करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आर्डिनो, ये तो हार्डवेयर है ना। आर्डिनो तो एक ब्रेन है आर्टिफिशियल, ये IoT नहीं है। तो आर्डिनो इज अ माइक्रो प्रोसेसर या हार्डवेयर विच इज नॉट रिलेटेड टू IoT। स्मार्ट सिटी, जी हां, IoT का यूज हम लोग स्मार्ट सिटी में तो करते हैं, है ना, बनाने के लिए कई बार बड़े बड़े आर्टिफिशियल प्रिंटर्स के द्वारा हम लोग सिटी बना देते हैं, है ना। आजकल तो 3D 4D 5D प्रिंटर्स आ गए मार्केट में, जो किसी भी घर को, किसी भी ऑफिस को, किसी भी पोस्ट ऑफिस को बना देता है कुछ ही दिनों के अंदर, है ना। तो स्मार्ट सिटी के लिए IoT का यूज करते हैं, लेकिन आर्डिनो में नहीं। अब ये आर्डिनो होता क्या है ना, अभी बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर्डिनो IoT? कह रहे आर्डिनो IoT के बारे में कौन सा कथन बिल्कुल सही है? बताओ।
दे आर ओपन सोर्स, यस। आर्डिनो जो होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर टाइप की डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस, ये क्या है? ये ओपन सोर्स है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बदलाव कर सकते हैं, इसके कोड को देख भी सकते हैं, तो ये ओपन सोर्स है, ये बात सही है। दे कैन ओनली रीड एनालॉग इनपुट, नहीं। दे हैव देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं। दे डोंट हैव प्री प्रोग्राम्ड फर्मवेयर, नहीं। ऑल ऑफ दीज नहीं। ट्रू स्टेटमेंट मिल चुका है, दैट इज दे आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्लियर है? अब जरा आर्डिनो जो कि इतना इंपॉर्टेंट है आईओटी में, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। आइए, कह रहे ये जो आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर है, ये खाली ब्रेन दिमाग है। समझो जरा इस बात को। कह रहा है ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि बिल्कुल खाली है, खाली ब्रेन है, ब्रेन तो है लेकिन खाली है, जिसमें आर्डिनो आईडी का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी पूरी किट लगाई जाती है। सॉफ्टवेयर के थ्रू कोडिंग करके या प्रोग्रामिंग करके मेमोरी अपलोड कर सकते हैं, इसलिए इन्हें ओपन सोर्स बोलते हैं। क्या है? ये एक ऐसी किट है जिसमें हम मेमोरी बनाकर फिट कर देते हैं, है ना। ये एक खाली बॉक्स है जिसमें हम मेमोरी को बनाते हैं और इसमें लाके फिट कर देते हैं, तो ये ओपन सोर्स होगा, है ना। और इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स। क्यों? क्योंकि इसमें कई प्रकार की मेमोरीज को हम लगा सकते हैं। अगर वो ठीक काम नहीं करेगी तो दूसरी बना के लगा देंगे, है ना, अलग अलग किट बना के लगा देंगे। दैट इज कॉल्ड आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर। ये क्या है? माइक्रो कंट्रोलर है, ये बात याद रखिएगा। आर्डिनो प्लेटफॉर्म जिन पर वर्क, कह रहा है क्या है ये आर्डिनो, है ना, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। कह रहा है जिन पर वर्क कर यूजर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर अपने अनुसार इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन तैयार कर सके। ये क्या करता है? कह रहा है आर्डिनो एक प्लेटफॉर्म है ना, ये एक प्लेटफॉर्म है, एक हार्डवेयर है, जिन पर वर्क कर, जिस पर काम करके यूजर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर, यानी ये क्या हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? तो ये फर्मवेयर है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिला जुला मिश्रण है, अपने अनुसार इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन तैयार कर सकता है। अब अगर हम ब्रेन बनाएंगे तभी तो वो रोबोट्स को देंगे, और उसी के बेसिस पर तो रोबोट काम करेगा, मशीन काम करेगी। तो इसके द्वारा हम आर्टिफिशियल एक ब्रेन तैयार करते हैं। समझ में आया ना? कर सके और उसे इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंट्रोल कर सके, और उसी के द्वारा जितनी भी डिवाइसेस हैं उन्हें हम कंट्रोल कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड आर्डिनो प्लेटफॉर्म। तो कितनी बातें हमें याद रखनी है? पहली बात, आर्डिनो क्या है? माइक्रो कंट्रोलर है। दूसरा, ये एक प्लेटफॉर्म है। तीसरा, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। चौथा, ये खाली बॉक्स के प्रकार का होता है जिसमें हम एक आर्टिफिशियल ब्रेन लगा सकते हैं, और ब्रेन लगाने के बाद हम इससे दूसरे डिवाइसेस पर काम ले पाएंगे। दिस इज कॉल्ड आर्डिनो। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, आगे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसर इन आईओटी? कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन आईओटी में सेंसर नहीं है? सेंसर का मतलब क्या होता है? जैसे टेम्परेचर नापने के लिए सेंसर का यूज होता है ना। सेंसर क्या करता है? हमारी चीजों को मेजरमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड अ सेंसर। इनमें से कौन सा सेंसर नहीं है? BMP 280, DST 11, फोटो रेजिस्टर, एलईडी या मोर देन वन ऑफ दी अबव? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है एलईडी, है ना। एलईडी तो आप लोग जानते हैं, जो घर में लगी होती हैं एलईडी लाइट्स, लाइट एमिटिंग डायोड, ये तो कोई सेंसर नहीं है। जबकि BMP 280 सेंसर है एयर प्रेशर सेंसर, जिसमें एयर में प्रेशर कितना पड़ रहा है ये नापा जाता है। DST 11 ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, कितना ह्यूमिड है ना, मौसम कितना ह्यूमिड है ये नापता है। DST 11 फोटो रेजिस्टर, ये लाइट सेंसर कहलाता है, जो लाइट की सेंसिटिविटी को चेक करता है। तो ये तीनों तो सेंसर हैं आईओटी में, लेकिन एलईडी कोई सेंसर नहीं है। वेरी गुड। व्हाट इज द नेम ऑफ अ मेमोरी बफर यूज्ड टू एकोमोडेट अ स्पीड डिफरेंशियल? क्या कह रहा है? गति अंतर को समायोजित करने के लिए उपयोग किया जाने वाले मेमोरी बफर का नाम बताइए। मेमोरी बफर आप जानते हैं, यानी उस मेमोरी बफर का नाम बताइए जो रैम और सीपीयू के बीच में लगा होता है। बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी को बफर ही क्यों बोलते हैं, जरा समझिएगा। रैम की स्पीड अलग होती है,
सीपीयू की स्पीड अलग होती है, दोनों की स्पीड के बीच में एक सामंजस्य स्टैब्लिश हो, एक तालमेल स्टैब्लिश हो, इसलिए हम लोग लगाते हैं कैश मेमोरी। समझ में आया? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बफर, इसलिए इसको बफर बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी फेलियर इन द कर्नल इज कॉल्ड एज, कंप्यूटर शब्दावली में कर्नल में विफलता को क्या कहा जाता है? आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? मेन पार्ट कर्नल होता है ना, और जो यूजर के करीब होता है उसे शेल बोलते हैं। यस, तो कह रहा है कि कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में अगर कर्नल फेल हो गया तो हम क्या बोलेंगे? कि वो क्रैश हो गया कंप्यूटर, है ना, तो इसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड क्रैश। नेक्स्ट, अ नॉर्मल CD-ROM यूजुअली कैन स्टोर अप टू डैश डेटा। सीडी या डीवीडी को ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी में नापा जाता है, यानी अगर मैं बोल रहा हूं कि ऑप्टिकल डिस्क कितने तरीके की होती है तो आप बोलेंगे 2 तरीके की, सीडी और डीवीडी। आज क्या डीवीडी का कोई और इनलार्ज भी है, कोई और एडवांस्ड फॉर्म भी आ चुका है? जी हां, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, है ना, HVD जिसको बोलते हैं। तो कह रहा है जो सीडी या डीवीडी है या CD-ROM है वो कितना डेटा स्टोर करती है? पुराने जमाने में सीडी आया करती थी और उनकी जो स्पेस थी वो कितनी थी दोस्तों? बहुत बढ़िया, 700 MB, है ना। आपने देखा होगा अगर आप कभी सीडी खरीद के लाए हो, है ना, तो उसके ऊपर लिखा भी होता था कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 700 मेगाबाइट है। क्लियर है? भूलेंगे तो नहीं, इंपॉर्टेंट है, 700 मेगाबाइट। अच्छा, एक क्वेश्चन और, MB में अगर B छोटा है तो वो बिट है, और MB में अगर B बड़ा है तो वो बाइट है ना, ये बात याद रखिएगा ज्यादातर केस में। लोअर सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर इन OSI मॉडल इज, OSI मॉडल में डेटा लिंक लेयर की निचली उप परत क्या है? अब इसका आंसर अधिकतर कैंडिडेट गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी OSI मॉडल है उसमें फिजिकल लेयर होती है पहले, फिर डेटा लिंक लेयर होती है, फिर नेटवर्क लेयर होती है ना, ऐसे ही तो होता है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। तो यहां पर क्या पूछ रहा है? लोअर लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर। अब कई सारे लोगों को लगता है कि यहां पर बात हो रही है फिजिकल लेयर की, क्योंकि डेटा लिंक लेयर की नीचे वाली जो लेयर है वो फिजिकल लेयर है, तो आंसर लगा देते हैं फिजिकल लेयर। लेकिन नहीं, एक चीज क्वेश्चन में देखो, सब लेयर लिखा है। सब लेयर का मतलब होता है डेटा लिंक लेयर 2 लेयर में डिवाइडेड होता है। ऊपर वाली लेयर कहलाती है LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और नीचे वाली लेयर कहलाती है मैक लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, क्योंकि डेटा लिंक लेयर मैक एड्रेस पर काम करता है। तो नीचे वाली लेयर क्या होती है? मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। लोअर यानी नीचे वाली लेयर, दैट इज कॉल्ड अ मैक लेयर। अब जरा इस चीज को ध्यान से समझो कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा था। पहले कॉन्सेप्ट पर हो, डेटा लिंक लेयर 2 सब लेयर पर विभाजित है। ऊपर वाली है LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और इसके नीचे वाली है मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। अब अगर सब लेयर में पूछें कि डेटा लिंक लेयर की ऊपर वाली सब लेयर बताइए, तो आंसर होगा लिंक स्टैब्लिश करने के लिए लॉजिकल लिंक कंट्रोल। और अगर डेटा लिंक लेयर की नीचे वाली सब लेयर का नाम बताइए, तो आंसर क्या होगा? मैक, मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। क्या ये बात समझ में आ गई? इसको कई बार मीडियम एक्सेस कंट्रोल भी बोलते हैं, इसको कई बार मैक एड्रेस के फॉर्म में भी देखते हैं, है ना। दोनों ही हमारे करेक्ट होंगे, क्योंकि डेटा लिंक लेयर किस पर काम करता है? मैक एड्रेस पर। डेटा लिंक लेयर किस डिवाइस पर काम करता है? वेरी गुड, स्विच, ब्रिज और मॉडेम पर, है ना। आप जानते हैं मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? जल्दी से बताइए। 48 बिट का। क्या 48 बिट को 6 बाइट भी बोल सकते हैं? जी हां, डिवाइडेड बाई 8, 8 6 48, 6 बाइट भी बोल सकते हैं। NIC कार्ड पर होता है मैक एड्रेस, बहुत बढ़िया। और डेटा लिंक लेयर में जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में ट्रेवल करता है? फ्रेम्स के फॉर्मेट में। क्या बात है, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोएस्ट इन एक्सेसिंग डेटा? डेटा तक पहुंचने में निम्न में से कौन सा सबसे धीमा है यानी स्लोएस्ट है? बताओ जल्दी से। रजिस्टर, कैशे, रैम, SSD या हार्ड डिस्क? वेरी गुड। आप जानते हैं कि अगर हम लोग स्लोएस्ट की बात करेंगे, फास्टेस्ट बताओ। अच्छा, पहले
अगर यहां स्लोएस्ट की जगह पर फास्टेस्ट दिया होता तो क्या रजिस्टर होता? जी हां, क्योंकि सबसे फास्ट रजिस्टर है, उसके बाद कैशे, फिर रैम, फिर एसएसडी और फिर हार्ड डिस्क। तो सबसे स्लो कौन है? हार्ड डिस्क। या मैं ये कहूं कि हार्ड डिस्क सबसे स्लो, इससे तेज एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, इससे तेज प्राइमरी मेमोरी दैट इज रैम, रैम से तेज कैशे और कैशे से तेज रजिस्टर, सबसे तेज रजिस्टर। यस, वेरी गुड। द स्पीड ऑफ डायल अप कनेक्शन इज टिपिकली डैश। डायल अप कनेक्शन की गति को आमतौर पर किस में नापते हैं? डायल अप कनेक्शन का मतलब सबसे स्लोएस्ट कनेक्शन, याद आया? जिसमें मॉडेम का यूज होता है, जिसमें टेलीफोन लाइन का यूज होता है। और डायल अप कनेक्शन की स्पीड कितनी है? 56 kbps, 56 किलोबिट पर सेकेंड, है ना? दैट इज द करेक्ट आंसर और दैट इज कॉल्ड डायल अप कनेक्शन, अ स्लोएस्ट कनेक्शन। लेकिन फास्ट कनेक्शन को क्या बोलते हैं? ब्रॉडबैंड, बिल्कुल सही। या डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, या ब्रॉडबैंड कनेक्शन या सैटेलाइट कनेक्शन इज कॉल्ड फास्टेस्ट कनेक्शन। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग द डेटा स्टोर्ड ऑन द हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव पर संग्रहित डेटा को पुनर्व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या है? अगर हार्ड डिस्क हमारी भर जाती है और हम चाहते हैं कि उसको पुनर्व्यवस्थित करें, यानी यूज्ड स्पेस को एक तरफ और अनयूज्ड स्पेस को एक तरफ करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डिस्क डीफ्रैगमेंटर का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको बताया है डिस्क डीफ्रैगमेंटर कैसे काम करता है। जैसे आपकी घर की काम करने वाली काम करती है ना, मेड जो काम करती है वो क्या करती हैं? वो सही चीजों को एक तरफ करती हैं और जो सही नहीं है उनको बाहर फेंक देती हैं, है ना? जिनका कोई काम नहीं है तो आप कहते हैं इनको हटा दो, वो बाहर फेंक देती। तो वो क्या करती हैं? क्या इससे आपकी घर की स्पेस बढ़ जाएगी? हाँ, अगर आपके घर में जो जरूरी सामान नहीं है उसको आप हटा देते हैं तो क्या स्पेस बड़ी हो जाती है? क्या अपने रूम में से आप जो यूज वाली चीजें नहीं है उनको हटा देते हैं तो क्या वही स्पेस आपको बड़ी लगने लगती है? जी हाँ, इसी को बोलते हैं डिस्क डीफ्रैगमेंटर, जिसका काम क्या है? कंप्यूटर में से यूज्ड स्पेस और अनयूज्ड स्पेस को अलग अलग करना, दैट इज कॉल्ड डिस्क डीफ्रैगमेंटर। अच्छा, इसका यूज करते क्यों है ये जरा समझो। मान लीजिए कि कोई एक फाइल है आपके कंप्यूटर में, उस फाइल को आपने डिलीट कर दिया, क्या उस जगह पर कोई और फाइल आ सकती है? आंसर है मेमोरी में नहीं। क्यों? क्योंकि जहां पर आप फाइल डिलीट करते हैं वो स्पेस रह जाती है, उस स्पेस पर दूसरी फाइल मेमोरी में नहीं आ पाती। कब तक? जब तक आप डिस्क डीफ्रैगमेंटर का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे ही आप डिस्क डीफ्रैगमेंटर का इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर में, जो कि विंडोज के केस में फ्री ऑफ कॉस्ट है, विंडोज आर करिए, डिस्क डीफ्रैग लिखिए और क्लिक कर दीजिए, है ना? वहां पे डीफ्रैगमेंट करने का ऑप्शन आता है, ऑप्टिमाइज करिए, डीफ्रैग करिए, प्रोसेस करिए और आपकी स्पेस फ्री हो गई। अब जहां पर वो फाइल्स आपने डिलीट कर दी हैं वो स्पेस ये फ्री कर देगा और यूज्ड स्पेस और अनयूज्ड स्पेस को अलग अलग कर देगा। दैट इज कॉल्ड अ डिस्क डीफ्रैगमेंटर, जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल भी है ना? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस या स्पीड को इंक्रीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। और डिस्क डीफ्रैगमेंटर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? वेरी गुड। अगला बताओ क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी बताओ। कह रहा है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू फाइंड द आईपी एड्रेस व्हेन मैक एड्रेस इज नोन। जब मैक एड्रेस आपको पता है, आईपी एड्रेस फाइंड करना है, तो कौन सी प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे? जब कभी भी आपको आईपी एड्रेस फाइंड करना होता है तो आप आरएआरपी का यूज करते हैं, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। लेकिन अगर क्वेश्चन में इसका उल्टा दिया होता, फाइंड द मैक एड्रेस, आपको मैक एड्रेस ढूंढना है लेकिन आईपी एड्रेस पता है, तो इसे बोलते हैं एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। वेरी गुड। नेक्स्ट, some cookies are automatically recreated after a user has deleted them, these are called as। उपयोगकर्ता द्वारा उन्हें हटाने के बाद
कुछ कुकीज स्वचालित रूप से फिर से आ जाती हैं या फिर से बनाई जाती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? हम लोग कुकीज को कई बार किल कर देते हैं, मार देते हैं, उसके बाद वो कुकीज फिर से आ जाती हैं। और ऐसी कुकीज को क्या बोलती हैं? जो कभी मरती नहीं है, जो रिक्रिएट हो जाती हैं। वेरी गुड, दे आर कॉल्ड ज़ॉम्बीज, है ना। ज़ॉम्बीज वो हैं जो कभी मरते नहीं। तो वी नीड योर कंसेंट टू सेट कुकीज ऑन योर डिवाइस, वी नीड योर कंसेंट टू सेट कुकीज ऑन योर डिवाइस टू क्लिक एग्री, है ना। अक्सर जो कुकीज होता है उसमें हमारी परमिशन मांगी जाती है कि आप ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। हम एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, हम रिजेक्ट करेंगे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे ही होता है। ये नहीं है कुकीज में कि आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपके मन को तसल्ली है कि मैंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर इज वेरी चालाक, है ना। वो क्या करता है? वो एक्सेप्ट में भी एक ही कोड डालता है और रिजेक्ट में भी एक ही कोड डालता है। तो आप कुकीज को एक्सेप्ट करिए या रिजेक्ट, होगा वो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट ही। समझ में आया? यानी एक ऐसी वाइफ की तरीके से ये है, गलती उनकी हो या आपकी, सॉरी तो आप ही को बोलना पड़ेगा, है ना। एक ही एक्शन परफॉर्म होएगा, दैट इज एक्सेप्ट, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ज़ॉम्बीज। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, among these which browser is not open source? इनमें से कौन सा ब्राउजर ओपन सोर्स नहीं है? मोजिला फायरफॉक्स, ब्रेव, क्रोमियम, वाटरफॉक्स या एज? ओपन सोर्स समझ गए ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, एडिटिंग कर पाए, जिसमें कोड को देख पाए। मोजिला फायरफॉक्स के ओपन सोर्स है, जी हां। पहला ब्राउजर जो कि ओपन सोर्स है वो मोजिला ही है। ब्रेव ओपन सोर्स है, क्रोमियम ओपन सोर्स है, गूगल का क्रोमियम। वाटरफॉक्स ओपन सोर्स है, एज ओपन सोर्स नहीं है। यानी मोजिला फायरफॉक्स, ब्रेव, क्रोमियम और वाटरफॉक्स, ये चारों तो आपके ओपन सोर्स होते हैं, है ना। लेकिन एज माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट है, दैट इज नॉट एन ओपन सोर्स। यस। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल अलाउज यूजर टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द सर्वर टू देयर लोकल डिवाइसेस। बताइए, डैश प्रोटोकॉल उपयोगकर्ता को सर्वर से अपने स्थानीय उपकरण पर ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है, उसे क्या बोलते हैं? DHCP, TCP IP, POP3, IMAP या SMTP? करेक्ट आंसर होगा POP3। क्यों? इस केस में देखो आंसर POP3 और IMAP दोनों हो सकते थे, है ना, क्योंकि एक्सेस करने की बात हो रही है और एक्सेस में आंसर या तो POP3 होता है या तो IMAP। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डाउनलोड ईमेल फ्रॉम दी सर्वर टू दी लोकल डिवाइसेस। लोकल डिवाइस में सॉफ्टवेयर की मदद से इंस्टॉल करना है। एक ही डिवाइस पर जब काम करना होता है तो आंसर POP3 होता है। किसी भी डिवाइस पर जब हम काम कर सकते हैं तो आंसर क्या होगा? IMAP। याद आया? वेरी गुड। अटेम्प्ट टू गेन और चेंज IP एड्रेस और DNS इज कॉल्ड। IP एड्रेस को और DNS को क्या बदला जा सकता है? जी हां। और इसे बदलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्निफिंग, स्पूफिंग, फिशिंग, स्पूलिंग या स्मिशिंग? करेक्ट आंसर है स्पूफिंग। IP एड्रेस को बदलना या डोमेन नेम सिस्टम को चेंज करना, दिस इज कॉल्ड स्पूफिंग, है ना। स्पूफ करना यानी चकमा देना। तो IP एड्रेस को बदल रही है DNS को, तो एक प्रकार से चकमा ही तो दिया जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, बूटिंग बाय प्रेसिंग द पावर बटन ऑफ द कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज। बताइएगा, कंप्यूटर के पावर बटन को दबाकर बूटिंग को किस नाम से जाना जाता है? कई बार हम लोग बूटिंग में क्या करते हैं, है ना, जब सिस्टम हैंग हो जाता है तो हम जनरली क्या करते हैं कि पावर बटन दबा देते हैं, कंप्यूटर बंद हो जाता है, फिर पावर बटन दबा देते हैं, कंप्यूटर ऑन हो जाता है। तो पावर बटन के द्वारा अगर हम बूटिंग कर रहे हैं तो इस बूटिंग को हार्ड बूटिंग बोलते हैं या हार्ड बूट के नाम से जानते हैं, है ना। याद रखिएगा, अगर कभी भी बूटिंग में पावर बटन की बात हो रही है तो इसे क्या बोलेंगे? हार्ड बूट। अब जरा इसको जरा ध्यान से समझते। कोल्ड बूटिंग का मतलब जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करके स्टार्ट कर रहे हैं, कोल्ड बूटिंग है। वार्म बूटिंग का मतलब जब रीस्टार्ट कर रहे हैं, जब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, है ना, तो रीस्टार्ट हो जाता है, बार बार रीस्टार्ट हो जाता है, वार्म बूटिंग है। रैंडम बूटिंग का मतलब कोई खराबी आ गई है
ऑटोमेटिक बग है, कोई एरर है तो अपने आप बंद खुल हो रहा है, डीजे बन गया है ना, रैंडम बूटिंग है, अपने आप बंद खुल हो रहा है। लेकिन अगर पावर बटन के द्वारा किया जा रहा है तो वो क्या है, हार्ड बूटिंग है। वेरी गुड। नेक्स्ट, टू कनेक्ट नेटवर्क ऑफ सिमिलर प्रोटोकॉल विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड। समान प्रोटोकॉल के नेटवर्क को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। आपने देखा सिमिलर, सिमिलर का मतलब एक जैसा, एक जैसा का मतलब ब्रिज। वाह 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 वाह, क्या बात है, आग लगा दी, आग लगा दी, बहुत बढ़िया। कितने टैलेंटेड है, भरा पड़ा है टैलेंट, है ना, कूट कूट के। अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल होता, गेटवे होता, सिमिलर है, ब्रिज है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये देखो ब्रिज है ना, सिमिलर नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, ब्रिज का। नेक्स्ट, डैश इज अ सर्च इंजन बेस्ड इन बर्लिन या जर्मनी। देखो सर्च इंजन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है। और जर्मनी का जो सर्च इंजन है उसका नाम क्या है, इकोशिया। मैंने आपको बताया भी था, जो वातावरण को सुरक्षित रखने में काम करता है दैट इज इकोशिया। अब जरा सर्च इंजन पर एक नजर डालिएगा। इकोशिया बर्लिन जर्मनी का हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हो गया, अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट का बिंग। डक डक गो जो कि प्राइवेट है, अगेन अमेरिका ने डेवलप किया है। डक डक गो का यूज कब करेंगे, जब टॉर ब्राउजर का यूज करेंगे, है ना। डक डक गो फॉर इलीगल थिंग्स, प्राइवेट है, अमेरिका के द्वारा डेवलप। वॉल्फ्रॉम अल्फा ये भी सर्च इंजन है जो कि अगेन अमेरिका ने डेवलप किया। गूगल भी एक सर्च इंजन है, आप जानते हैं, यह भी अमेरिका का है। क्यू मामू इंडिया का सर्च इंजन, मालूम है ना, बताया था आपको। क्यू मामू किसका है, दैट इज ऑफ इंडिया, है ना, क्या नाम है, क्यू मामू। साउथ कोरिया का नेवर और रशिया का येंडेक्स, है ना, इतने नाम याद रखिएगा सर्च इंजन के केस में। जर्मनी बर्लिन का इकोशिया, यूएसए अमेरिका माइक्रोसॉफ्ट का बिंग, यूएसए प्राइवेट दैट इज डक डक गो, अमेरिका का ही वॉल्फ्रॉम अल्फा, अमेरिका का ही गूगल, इंडिया का क्यू मामू, साउथ कोरिया का नेवर और रशिया का है येंडेक्स। याद रहेगा क्या, है ना। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है नीचे ऑप्शन में जो कि अमेरिका का नहीं है या अमेरिका का है ना। उसके लिए ये आपको पता होना चाहिए कि किस कंट्री का कौन सा सर्च इंजन यानी खोज इंजन अवेलेबल है। नेक्स्ट, इट इज द प्रोसेस दैट कन्वर्ट एन इमेज ऑफ टेक्स्ट इनटू मशीन रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट। यह वह प्रक्रिया है जो टेक्स्ट की एक छवि को मशीन पठनीय टेक्स्ट प्रारूप में परिवर्तित करती है। इसे क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन का मतलब क्या है जरा समझो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो मार्कशीट है क्या उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बस का जो टिकट होता है या रेलवे का जो टिकट होता है क्या उसमें आप बदलाव कर पाएंगे, बोलो। हां, कर पाएंगे। और जिस सॉफ्टवेयर की मदद से या जिस हार्डवेयर की मदद से आप ये काम कर पाते हैं दैट इज कॉल्ड OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यही पूछ रहा था, कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले जो आपके पास में मार्कशीट है ना, उसको OCR की मदद से स्कैन करेंगे और ये क्या करेगा, उस मार्कशीट को DOC या टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, नोटपैड के फॉर्मेट में या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में। और अगर नोटपैड या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में इमेज को कन्वर्ट कर दिया तो क्या आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते, क्या एक नई स्कैन करके मार्कशीट नहीं निकाल सकते। इलीगल है लेकिन कर तो सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, OCR, जो इमेज को कन्वर्ट करती है टेक्स्ट में। समझ में आया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका नाम है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं एग्जाम में। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन काम क्या है। अब आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा OCR सॉफ्टवेयर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, मिल जाएगा आपको, है ना। क्लिक करिएगा, ये आप कर सकते हैं। किसी भी इमेज को लेकर आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर उसका प्रिंट निकाल के कुछ भी चेंजेस कर लीजिए, है ना, बन जाएगी आपकी कोई भी। क्लियर, लेकिन करना नहीं है ना, दैट इज इलीगल। अगेन दैट इज इलीगल गाइस, करना नहीं है। नेक्स्ट, स्टार्टिंग लेटर ऑफ द कॉलम इज A
व्हाट वुड बी द एंड लेटर इन MS Excel 365? बताइए। कॉलम का प्रारंभिक अक्षर ए है, तो MS Excel 365 में अंतिम अक्षर क्या होगा? हम जानते हैं कि जो MS Excel है वो ए से स्टार्ट होती है ना, A1 पहली सेल होती है, आखिरी कौन सी होती है? XFD, दैट इज द लास्ट वन। मालूम है ना, लेटेस्ट वाले वर्जन्स में द लास्ट वन इज XFD। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर द कनेक्शन ऑफ एक्सटर्नल पेरिफेरल टू अ कंप्यूटर। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय इंटेल इन कोलैबोरेशन विद एप्पल। प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है ना, कई बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। कह रहे इसको उपयोग बाहरी उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए करते हैं, और खास तौर पर ये एप्पल के कंप्यूटर्स, एप्पल और इंटेल के मर्जर सपोर्ट के द्वारा बनाया गया, दैट इज कॉल्ड थंडरबोल्ट। इसमें दो कंपनीज ने मदद करी है, एक एप्पल है और एक इंटेल है। एक्सटर्नल पेरिफेरल्स का मतलब क्या होता है? जैसे माउस, कीबोर्ड है ना, इनको कनेक्ट करने के लिए बनाया गया, दैट इज कॉल्ड अ थंडरबोल्ट, है ना, ये होता है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में एप्पल और इंटेल की बात की जाएगी, एक्सटर्नल पेरिफेरल यानी बाहरी उपकरणों को जोड़ने की बात की जाएगी, तो आंसर क्या होगा? थंडरबोल्ट होगा। नेक्स्ट, डैश इज एन एक्सपर्ट ग्रुप दैट हैंडल कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट। डैश एक विशेषज्ञ समूह है जो कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं को संभालता है। क्वेश्चन समझो, मान लीजिए कहीं पर हैकिंग हो गई है ना, बैंक में हैकिंग हो गई या कहीं पर हैक कर लिया गया कोई चीज। अब क्या कोई एक्सपर्ट की टीम है जो इसको देखेगी कि किसने हैकिंग करी? एटीएम लुट गया है ना, एटीएम हैक कर लिया गया, या एटीएम को उठा के ले गए है ना, क्या किया गया? एटीएम किडनैप कर लिया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? तो इसको देखने के लिए क्या कोई टीम है? जी हां, उस टीम को बोलते हैं सर्ट, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो इमरजेंसी में काम करती है, जो खतरा भाप के बता देती है कि मार्केट में ऐसा कोई अटैक हो सकता है ना। जैसे जब आप लोग कॉल करते हैं तो उधर से आपको बताया जाता है ना, सावधान रहें, सतर्क रहें। अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं ना, भले ही आपको दिक्कत होती है इतना लंबा जब वो बोलते हैं, लेकिन वो आपको सतर्क करते हैं। ये मार्केट में खतरा है ऐसा, इसको बताने का काम किसका है? इस टीम का, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो सारे मैलवेयर की जानकारी देती है कि कब कौन सा मैलवेयर किस कंट्री के द्वारा छोड़ा गया है, कैसे बचें, क्या प्रिकॉशन है। दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, दैट इज सर्ट। क्लियर? नेक्स्ट, इन द फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम और रो इन MS Excel 365। सूत्र में कौन सा प्रतीक MS Excel 365 में एक निश्चित कॉलम या पंक्ति को निर्दिष्ट करता है? हम जानते हैं जब भी एक्सेल शीट में सिंबल की बात होगी और कॉलम और रो को फिक्स करने यानी लॉक करने की बात होगी, यानी सेल रेफरेंसिंग की बात हो रही है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड, आंसर क्या होगा? डॉलर। फिट है बॉस? यस। नेक्स्ट, अब एक्सेल शीट में कोई ना कोई फॉर्मूला तो एग्जाम में पूछा ही जाएगा, है ना, डन है। जरा इसको समझो, इक्वल्स टू का यूज किया जाता है किसी भी फॉर्मूले या फंक्शन को शुरू करने के लिए। आप जानते हैं एस्ट्रिक या क्वेश्चन मार्क ये वाइल्ड कार्ड का होता है जिसके द्वारा स्पेसिफिक चीजों को सर्च करते हैं। एम्परसैंड या एंड का जो सिंबल है ये जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कॉनकैटिनेट, जोड़ना। डॉलर सेल रेफरेंसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है एब्सोल्यूट और मिक्स्ड के केस में। कॉलन का मतलब होता है सेल की रेंज, हैश का मतलब होता है एरर, और ब्रैकेट लग जाता है तो इसका मतलब है एरे। दिस पैरेंथेसिस इज कॉल्ड एरे, है ना, ये याद रखिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, और यहां से एक दो क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे, कंफर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस हैज द स्लोएस्ट टाइप ऑफ कनेक्शन? अभी बताया आपको, ऐसी कौन सी नेटवर्क डिवाइस है जो धीमे गति पर काम करती है? मॉडम। किसमें, किस तरीके के नेटवर्क में? डायल अप कनेक्शन। क्या डायल अप दिया हुआ है? जी हां, दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना। डायल अप मॉडम्स हो सकते हैं, डायल अप कनेक्शन हो सकता है। डिवाइस क्या है? मॉडम है, तो डायल अप कनेक्शन होता तो भी सही था, सिर्फ मॉडम होता तो भी सही था।
डायल अप मॉडेम्स कह दिया गया, ये भी एक बात है। नेक्स्ट, डैश इज द आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग कॉमा इन्फ्लुएंसिंग और डिसीविंग यू इन ऑर्डर टू गेन कंट्रोल ओवर योर कंप्यूटर सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है जरा देखो, डैश आपके कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण पाने के लिए आपको हेर फेर करने, प्रभावित करने या धोखा देने की एक कला है। समझो, कह रहा है ये एक आर्ट है, ये एक कला है जिसके द्वारा हम मैनिपुलेट कर देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं सामने वाले का, इन्फ्लुएंस कर देते हैं उसको, या उसके कंप्यूटर के कंट्रोल को हासिल कर लेते हैं मैनिपुलेट करके। और ये काम कौन कर सकता है? एक इंजीनियर बढ़िया कर सकता है, और इसे बोला जाता है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है जरा समझिएगा। इसमें हैकर आपका सगा बन जाता है। पहले सगा कैसे है ना, वो किसी ना किसी तरीके से आपको कहेगा देखो आपके कंप्यूटर में ये खतरा हो सकता है ना, इस लिंक पर क्लिक ना करें। आप कहेंगे ये तो बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी मिल रही है, लेकिन वही चुपके से आकर आपको दिखाएगा कि बड़ा फेथफुल है, लेकिन होगा नहीं, है ना, कुछ ट्रोजन के तरीके से ही बिहेव करता है। दैट इज कॉल्ड, टेक्निक इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। समझ में आया? तो अगर क्वेश्चन में नियंत्रण पाने के लिए हेर फेर, प्रभावित जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा हो तो समझ जाना आंसर क्या होगा, सोशल इंजीनियरिंग होगा। नेक्स्ट, डैश इज द लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेजेस इंक्लूडिंग कलर, लेआउट एंड फॉन्ट। बताइएगा, डैश रंग, लेआउट और फॉन्ट सहित वेब पेजों की प्रस्तुति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ऐसी कौन सी भाषा है? हम जानते हैं वेबसाइट को अगर बनाना है तो उसमें 3 लैंग्वेजेस का प्रयोग होता है। HTML जो कि स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, CSS जो कि कलर पर काम करती है, लेआउट पर काम करती है या फॉन्ट पर काम करती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और तीसरी होती है जावास्क्रिप्ट, है ना, जो एडवांस चीजों पर काम करती है, प्रोग्रामिंग पर काम करती है, बैकएंड पर सपोर्ट करती है, फ्रंट एंड पर भी सपोर्ट करती है, दैट इज जावास्क्रिप्ट। यस, तो यहां पर किसकी बात हो रही है? कलर, लेआउट और फॉन्ट की। आंसर होगा CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और CSS का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 3, है ना, देखो इस पर बना भी हुआ है लोगों के ऊपर 3। तो CSS की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो किसी वेबसाइट के कलर, लेआउट और फॉन्ट को बदलती है। अब जरा इसको ध्यान से समझो। कई बार आपने देखा होगा इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो या रक्षाबंधन हो, है ना, कई सारी वेबसाइट का कलर बदल जाता है। ये कैसे किया जाता है? CSS की मदद से। एक जगह पर बदलाव किया, सब जगह पर बदलाव हो गया, कलर में, लेआउट में, फॉन्ट में। दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट, डैश इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डार्क वेब ब्राउजर। इट इज फ्री, ओपन सोर्स एंड अवेलेबल फॉर विंडोज, मैक एंड लाइनक्स। बताइएगा, डैश सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला डार्क वेब ब्राउजर है। यह मुफ्त, ओपन सोर्स है और विंडोज, मैक और लाइनक्स में उपलब्ध है। बिल्कुल सही। डार्क वेब ब्राउजर की बात करेंगे तो आंसर टॉर होगा, दी अनियन राउटर होगा, जो कि इलीगल कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ में जो सर्च इंजन है वो कौन सा है? बताइए, विच सर्च इंजन इज यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू दी टॉर ब्राउजर? DuckDuckGo। बिल्कुल सही। टॉर का मतलब दी अनियन राउटिंग। अगर हमें कोई पोर्नोग्राफी जैसी चीजों पर काम करना है, देखना है, या कोई इलीगल वेपन्स सप्लाई करने हैं, है ना, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट खोलनी है जो कि प्रोहिबिटेड है, मना है, तो इन सब कामों के लिए हम किसका यूज करते हैं? टॉर ब्राउजर। डार्क वेब ब्राउजर के नाम से जाना जाता है। डार्क का मतलब इलीगल। क्लियर है? नेक्स्ट, इंसर्ट सिटेशन फाउंड अंडर विच टैब इन MS Word 365। कह रहे MS Word 365 या किसी भी वर्जन में सिटेशन का प्रयोग कहां पर करते हैं? व्यू टैब में मिलता है, रिव्यू में मिलता है, लेआउट में है, डिजाइन में है या रेफरेंस में? करेक्ट आंसर है रेफरेंस टैब में सिटेशन नाम का हमें मिलता है। अब ये रेफरेंस टैब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट, कोई बुक बनानी है, कोई नॉवल बनाना है ना, उसके रिगार्डिंग काम करना है, टेबल ऑफ कंटेंट। फुट नोट हो या एंड नोट, रेफरेंस टैब बताया था ना, फुट में लगी चोट,
कहां जाएंगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करेगा? रेफर। सिटेशन या बिब्लियोग्राफी हो बुक के रिगार्डिंग, कैप्शन की बात करें या क्रॉस रेफरेंस की, ये सब चीजें कहां देखने को मिलती हैं? रेफरेंस टैब में। नेक्स्ट, आई एम फीलिंग लकी, दिस बटन इज फाउंड इन विच सर्च इंजन? मैं भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं, यह बटन किस सर्च इंजन में पाया जाता है? आंसर है गूगल में। क्या आपने कभी देखा है गूगल के पेज पे नीचे लिखा होता है आई एम फीलिंग लकी, मैं भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं? देखो ये गूगल है, एक तरफ होगा बार बीच में, नीचे लिखा होगा गूगल सर्च और इसके ठीक बगल में लिखा होगा आई एम फीलिंग लकी। इससे क्या होता है? इससे आपको ये पार्टिकुलर वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देता है। बटन दैट अपीयर्स ऑन द गूगल सर्च पेज, ये गूगल सर्च पेज पे बटन अवेलेबल है जो आपके समय की बचत करता है। और अगर आप इसमें सर्च करते हैं परफ्यूम, है ना, या घड़ियां, क्लॉक, कुछ भी, तो आपको वो क्या करेगा? जब आप क्लिक करेंगे आई एम फीलिंग लकी, तो वो कई सारी वेबसाइट ना दिखाकर आपको एक बेस्ट वेबसाइट पर ले जाएगा, एक वेबसाइट पर, है ना, जो कि बढ़िया वेबसाइट होगी। दैट इज कॉल्ड आई एम फीलिंग लकी। समय बच गया ना। अब आपको मल्टीपल सर्च में से सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं कौन सी वेबसाइट पर जाऊं, ये आपको अपने आप एक वेबसाइट सजेस्ट कर देगा। दैट इज कॉल्ड, जिससे आपका समय बच जाएगा, दैट इज आई एम फीलिंग लकी टैब। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन? निम्नलिखित में से किसका उपयोग सूचना के किसी चरित्र को दर्शाने के लिए किया जाता है? बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड या फाइल? आप जानते हैं डेटाबेस में कैरेक्टर का मतलब होता है बाइट। डेटाबेस की अगर हम बात करें तो उसकी छोटी यूनिट होती है बिट। बिट के कलेक्शन से बनता है बाइट, फिर आती है फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर टेबल, फिर डेटाबेस, फिर डीबीएमएस। बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटा या डीबीएमएस बताया था आप लोग को, है ना। तो यहां पर कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? बाइट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, वेयर इज प्राइमरी मेमोरी रैम लोकेटेड इन अ कंप्यूटर? कह रहे कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी रैम कहां स्थित होती है? बिल्कुल सही, जितनी भी मेमोरी है, रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, वो सब कहां लोकेटेड होंगी? मदरबोर्ड में। सो द करेक्ट आंसर इज मदरबोर्ड गाइस। रैम कितने तरीके की होती है? स्टैटिक, डायनेमिक, और तीसरी एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। मालूम है ना, स्टैटिक रैम वो रैम होती है जो कि कैशे मेमोरी को बनाने में काम करती है। डायनेमिक रैम हमारे लैपटॉप में, मोबाइल फोन में देखने को मिलती है, जो बार बार रिफ्रेश होती है। और एसडी रैम क्या है? जो डेट, टाइम और सीमॉस बैटरी से लिंक होती है, दैट इज कॉल्ड सीमॉस या एसडी रैम। समझ में आया बढ़िया तरीके से? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विच बस इज बाई डायरेक्शनल इन कंप्यूटर? कह रहा ऐसी कौन सी बस है कंप्यूटर में? बस का मतलब केबल। कंप्यूटर में तीन तरीके की केबल्स होती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। कह रहा इनमें से ऐसी कौन सी बस है जो दोनों डायरेक्शन पर काम करती है? डेटा बस दोनों डायरेक्शन में काम करेगी, लेकर जाने में और आने में भी। एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है और कंट्रोल बस यूनिडायरेक्शन के साथ साथ बाई डायरेक्शनल भी होती है। अगर क्वेश्चन में यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल दोनों पूछेंगे तो आंसर कंट्रोल होगा। सिर्फ यूनिडायरेक्शन यानी एक तरफ पूछेंगे तो एड्रेस होगा, और बाई डायरेक्शनल पूछेंगे तो डेटा बस होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिज इन अ नेटवर्क? कह रहे नेटवर्क में ब्रिज का काम क्या है? हम जानते हैं सिमिलर नेटवर्क पर जो काम करे वो ब्रिज है। यस, डिफरेंट नेटवर्क पे जो काम करे वो गेटवे है। यस, तो जरा देखो, टू कंट्रोल नेटवर्क स्पीड नहीं, सेपरेट लैन नहीं, डिफरेंट प्रोटोकॉल नहीं, गेटवे है ये। टू कनेक्ट लैन, हां, सिमिलर लैन को कनेक्ट करने के लिए या लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए एक तरीके के ब्रिज का प्रयोग करेंगे, टू कनेक्ट लोकल एरिया नेटवर्क। इन अ कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स आर रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग 6 नोड?
कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क का मतलब होता है मैश टोपोलॉजी, जहां हर एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड है। सबसे रिलायबल टोपोलॉजी है ना मैश टोपोलॉजी। हाउ मेनी लाइंस आर रिक्वायर्ड, कितनी लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी? 6 नोड अगर हैं तो 6 कंप्यूटर्स अगर हैं तो कितनी लाइंस बनेगी? इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। आंसर होगा 15। कैसे, जरा ध्यान से देखो। मैश टोपोलॉजी में जो फॉर्मूला काम करता है वो है n(n-1) डिवाइडेड बाई 2, जहां n का मतलब है नंबर ऑफ नोड या नंबर ऑफ डिवाइसेस कह लीजिए। अब n की जगह पर 6 रखो, आंसर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 6 30 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 15, यानी आ गया हमारा आंसर। समझ में आया? तो कह रहा है अगर हमारे पास 6 कंप्यूटर हैं या 6 नोड हैं तो टोटल कितनी लाइंस बनेंगी? मैश टोपोलॉजी में टोटल 15 लाइंस, 15 कनेक्शंस बनेंगे। समझ में आया? वेरी गुड। विच विंडोज वर्जन केम आफ्टर विंडोज ME? कह रहा है विंडोज मिलेनियम एडिशन, है ना। ME का मतलब क्या होता है? मिलेनियम एडिशन। और ME के बाद कौन सा वर्जन आया? विंडोज XP आया, एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं। और यहां से तो क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है कि इसके बाद कौन सा वर्जन आया, इसके पहले कौन सा वर्जन आया, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। विंडोज 1.0 आया पहले, फिर 2.0 आया, फिर 3.0 आया, फिर NT आया न्यू टेक्नोलॉजी, फिर 95, 98, 2000 मिलेनियम एडिशन, एक्सपीरियंस यानी XP, विस्टा 7, 8, 8.1, 10 और 11, है ना। लेटेस्ट कौन सा है? विंडोज 11 इज द लेटेस्ट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड चैट GPT? बहुत फेमस क्वेश्चन। चैट GPT ओपन AI नाम की कंपनी ने बनाया है। आप जानते हैं चैटबॉट है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, है ना, इसकी फुल फॉर्म है। तो कह रहा है चैट GPT किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है? मशीन लर्निंग, VR वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, रोबोटिक्स या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है मशीन लर्निंग। चैट GPT एक प्रकार की मशीन टेक्नोलॉजी है ना, ये मशीन लर्निंग पर बेस्ड है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सॉ द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ GUI? किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI का व्यापक उपयोग देखा गया? GUI किस कंप्यूटर जनरेशन का हिस्सा है, जरा बताइए। GUI का मतलब जहां आप माउस और कीबोर्ड दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। माउस से आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, कुछ भी ओपन कर सकते हैं। जबकि CUI क्या है? कमांड यूजर इंटरफेस या कंसोल यूजर इंटरफेस, जो MS-DOS में यूज होता है, वो CUI है, जिसमें सिर्फ कीबोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, माउस का नहीं, कमांड देने के लिए, है ना। तो GUI क्या है? 4th जनरेशन का पार्ट है। ये कॉन्सेप्ट किस में आया? 4th जनरेशन में। तो कह रहे द GUI वॉज फर्स्ट डेवलप्ड। सबसे पहले GUI का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया? जिस कंपनी का नाम है वो है Xerox PARSI। आप लोग कई बार बोलते हैं ना प्रिंटर को Xerox निकालने के लिए, तो वही कंपनी है, दैट इज कॉल्ड Xerox। PARSI का मतलब है पैलो एल्टो रिसर्च सेंटर। ये एक रिसर्च सेंटर है जिसको किसने डेवलप किया? एलन के। तो याद रखिएगा GUI के पापा कौन है? एलन के। कंपनी का नाम क्या है? Xerox PARSI। और जनरेशन कौन सी है? 4th जनरेशन, है ना। पूछा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का फेमस क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, विद अ पेड अकाउंट ऑफ Gmail यूजर कैन सेंड अप टू डैश ईमेल पर 24 आवर्स पीरियड। Gmail के सुशुल्क खाते के साथ उपयोगकर्ता प्रति 24 घंटे की अवधि में कितने ईमेल भेज सकता है गाइस? वेरी गुड। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि फ्री सर्विस में 500 और पेड में 2000। क्या पेड की बात हो रही है तो आंसर 2000 होगा, 2000 होगा। यस। और पेड सर्विस को क्या बोलते हैं? गूगल वर्क स्पेस बोलते हैं। क्लियर है?
लेकिन अगर इसमें मेल मर्ज की बात की जाएगी कि मेल मर्ज का यूज करते हुए कितने मेल भेज सकते हैं, तो आंसर 1500 होगा। 1500 1500, फ्री 500, मेल मर्ज के थ्रू 1500 और पेड के थ्रू 2000। नेक्स्ट, नेम द टेक्निक यूज्ड फॉर फ्रीइंग अप द सीपीयू व्हाइल डिस्क ऑपरेशंस आर इन प्रोग्रेस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कह रहे डिस्क संचालन के दौरान सीपीयू को मुक्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक का नाम बताइए। समझो, कई बार आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है पढ़ने का, तो आप क्या करते हैं? क्या पढ़ पाते हैं? नहीं, है ना। फिर आप क्या करते हैं? एक छोटी सी नैप ले लेते हैं, नींद ले लेते हैं, झपकी ले लेते हैं, है ना, फिर फ्रेश हो जाते हैं। तो जिसके ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है ना काम का, उसको फ्री रहना भी जरूरी है। यही कुछ सीपीयू के साथ भी होता है। सीपीयू के ऊपर हम ज्यादा लोड ना डाल के सिर्फ वही काम सीपीयू से करवाएं जो जरूरी है, और जो काम जरूरी नहीं है वो सीपीयू के बजाय किसी और से करवाएं। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डीएमए, यानी दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, कि सीपीयू से उतना ही काम लिया जाए जितना सीपीयू कर सकता है, जितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और बाकी का काम करेगा सीपीयू का हेल्पर, दैट इज कॉल्ड डीएमए कंट्रोलर, है ना। इसे क्या बोलते हैं? डीएमए कंट्रोलर बोलते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर बोलते हैं, है ना। याद रखिएगा, जब कभी भी एग्जाम में सीपीयू को फ्री करने की बात की जाएगी तो आंसर क्या हो जाएगा? डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च ऑफिस 365 इन विच ईयर? हम जानते हैं एमएस ऑफिस 365 एक ऑनलाइन वर्जन है, एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का, जो कि 2011 में लाया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 जून 2011 में एमएस ऑफिस 365, जिसे ऑफिस 365 भी बोलते हैं, लॉन्च किया गया। वेरी गुड। नेक्स्ट, what is the minimum and maximum font size available in drop down in MS PowerPoint 365? MS PowerPoint 365 में ड्रॉप डाउन में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट आकार कितना है? ड्रॉप डाउन का मतलब जो टेबल दी होती है उसमें मिनिमम 8 है, मैक्सिमम 96 है। MS वर्ड की दोस्तों अगर हम बात करें तो 8 और 72 होता है ना। आप जानते हैं इस पर जब आप क्लिक करते हैं फॉन्ट के टेबल पर या ड्रॉप डाउन पे, तो एमएस वर्ड में मिनिमम 8, मैक्सिमम 72 होता है। लेकिन अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो 8 और 96 होता है मैक्सिमम, जो कि आप स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। मिनिमम 8, मैक्सिमम 96। नेक्स्ट, 2 to the power 40 बाइट इन कंप्यूटर मेमोरी मीन्स? कह रहे कंप्यूटर की मेमोरी में 2 की घात 40, 2 की पावर 40 बाइट्स का क्या मतलब है? किलोबाइट, मेगाबाइट, एक्साबाइट, टेराबाइट या पेटाबाइट? बहुत बढ़िया। 2 की पावर 40 का मतलब होता है टेराबाइट। किलोबाइट का मतलब होता है 2 की पावर 10, जिसे 1024 बोलते हैं। 1024 बोलिए या 2 की पावर 10 बोलिए, बात एक ही है। मेगाबाइट का मतलब 2 की पावर 20, गीगाबाइट का मतलब 2 की पावर 30, टेराबाइट का मतलब 2 की पावर 40, पेटाबाइट का मतलब 2 की पावर 50, एक्साबाइट का मतलब 2 की पावर 60, जेटा का मतलब 2 की पावर 70 और योटा का मतलब 2 की पावर 80। याद रखिएगा 10 की टेबल है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये सीक्वेंस, और टेराबाइट मतलब 40। क्लियर? नेक्स्ट, Dash is a type of read-only memory whose capacity are programmed by the integrated circuit manufacturer. Dash एक प्रकार की रोम है जिसकी क्षमता एकीकृत सर्किट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट निर्माता द्वारा प्रोग्राम की जाती है। इसका मतलब समझिए, कह रहे रोम का ये एक प्रकार है। रोम कितने तरीके की होती है? पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम और मास्क रोम। 4 प्रकार की होती है ना टोटल, पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम और मास्क रोम। मास्क रोम कौन सी रोम होती है? वो रोम जो ऑर्डर देकर बनवाई जाए। जैसे आपने कहा कि सर मेरा एग्जाम है, क्या कोई ऐसी चिप बना देंगे आप
जो हमारी बॉडी में लग जाए, मैं क्वेश्चन बोलूं आप उधर से आंसर बोलें, तो आंसर है यस, है ना। बनने को कुछ भी पॉसिबल है ना, हर चीज बन सकती है दुनिया में। इसीलिए तो चेकिंग आजकल के टाइम पर बहुत ज्यादा की जाती है कि कोई डिवाइस तो नहीं है ना, कुछ ऐसा लगाया तो नहीं गया हुआ है। अब स्किन में ही कोई इनबिल्ड कर लेगा तो कोई क्या करेगा, है ना, हो सकता है। तो ये जो बनाया जाएगा ये ऑर्डर देकर बनवाया जाएगा आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और इस तरीके की रोम को बोलते हैं मास्क रोम, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते हुए इनबिल्ड किया गया है। आंसर इज एमरोम, मास्क रोम। समझ में आया। लेकिन इसका एक डीमेरिट है, एक बार अगर ये बन गई तो उसमें बदलाव नहीं हो सकते, है ना, फिर कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं। दैट इज कॉल्ड अ मास्क रोम। क्लियर। नेक्स्ट, in dash you can see a list of recipient and that's not case with dash। मतलब डैश में आप प्राप्तकर्ताओं की सूची देख सकते हैं, अच्छा, और डैश के साथ नहीं देख सकते, बहुत आसान। कार्बन कॉपी सीसी में आप देख सकते हैं कि कौन कौन ऐड किया गया है, लेकिन बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में आप ये नहीं देख पाएंगे कि किस किस को ऐड किया गया है। यस, तो इन जीमेल सीसी मींस कार्बन कॉपी एंड बीसीसी मींस ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या डिफरेंस है इनमें। मान लीजिए कि अगर आपके ऑफिस का एसी खराब हो गया, है ना, आप कहीं काम कर रहे हैं, आपका एसी काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे, आप अपने सीनियर को कहेंगे कि हमारा एसी काम नहीं कर रहा, वो कहेगा ठीक है, वो अपने सीनियर को बोलेगा, वो कहेगा ठीक है, काम होगा नहीं, है ना, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आप मेल करेंगे अपने बॉस को और सीसी में रखेंगे उन सबको जो कंपनी के हेड हैं, है ना, इवन द फाउंडर ऑफ द सीईओ, द फाउंडर और सीईओ ऑफ द कंपनी, है ना, इन सबको आपने सीसी में रख दिया, तो जैसी मेल आपके सीनियर के पास में जाएगा वो कहेगा एसी मैं खुद ही ठीक कर देता हूं चढ़ के, है ना, इतनी जल्दी काम होगा। तो दैट इज व्हाट वी कॉल पावर ऑफ सीसी। लेकिन बीसीसी का हम यूज कब करते हैं। मान लीजिए कि आपका बर्थडे है ना, आपकी इंगेजमेंट है, आपका कोई फंक्शन है, तो आपने दोस्तों को बुलाना है मेल करके। अगर आप सीसी में दोस्तों को रख देंगे तो हर कोई ये देख पाएगा कि आप किस किस को बुला रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि कोई ये देख पाए कि किस किस को आपने मेल किया है, तो आप उन सबकी मेल आईडी को किस में रखेंगे, बीसीसी में, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, जिसमें कोई भी ये नहीं देख पाएगा कि आपने ये मेल किस किस को किया है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्लियर है। तो ये रहे आपके बेस्ट 60 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 60 आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 61। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। क्या है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज 11 कमांड इज यूज्ड टू ओपन दी सेटिंग। निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज 11 कमांड है जो सेटिंग्स खोलने के लिए प्रयोग की जाती है। ये मैंने किसी ट्रिक का यूज करके भी आपको बताया था। अगर वो ट्रिक याद है तो ट्रिक के साथ में बताइएगा कि आंसर क्या है। विंडोज एस, विंडोज आई, विंडोज ए, विंडोज एल या विंडोज ओ, या आता है बताएंगे नहीं, है ना। So whatever is the correct answer, do comment in the comment section guys। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चाहते हैं कंप्यूटर को बेसिक से एडवांस लेवल तक टॉपिक वाइज पढ़ना, पूरे डिटेल में पढ़ना, पहले टॉपिक फिर एमसीक्यूज फिर पीडीएफ टाइप, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से। UPSSC बेसिक टू एडवांस कोर्स ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, 1 साल वैलिडिटी के साथ में। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग कोर्स, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और अपने से एक वादा जरूर करिए कि झुकेंगे नहीं। नहीं, ये वादा नहीं, वादा ये करना है कि कुछ भी हो जाए हार नहीं मानेंगे, बिल्कुल झुकेंगे नहीं, लेकिन एग्जामिनर के सामने यस कभी नहीं झुकेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। जितना भी करेंगे अपना 100% से करेंगे, और जब आप किसी भी चीज में अपना 100% देते हैं तो सारी कायनात है ना उसको मिलाने में लग जाती है। याद है ना डायलॉग। चल, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।